नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। अमेरिका के बड़े पावरफुल लोग, बड़े ओहदों पर रहे लोग अब ये बता रहे हैं कि ट्रंप की कुर्सी खतरे में है। ट्रंप की कुर्सी खतरे में है, तो इससे क्या-क्या हालात पैदा हो सकते हैं। ये हम गेस नहीं करेंगे, ये भी वही बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ट्रंप युद्ध छोड़ कर के भागेंगे। ट्रंप को माफी मांगनी चाहिए। क्या ट्रंप माफी मांगेंगे? और ईरान क्या कह रहा है कि 14 दिन के युद्ध में अमेरिका भीख मांग रहा है। हिजबुल्लाह कह रहा है, जिसने दूसरा मोर्चा खोल रखा है, युद्ध में हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है कि वन फ्रंट वॉर है, टू फ्रंट वॉर है। शुरुआत युद्ध की सिंगल फ्रंट पर हुई थी। एक ही फ्रंट था, ईरान, और एग्रेसर थे इजराइल और अमेरिका। लेकिन अब टू फ्रंट वॉर के बीच फंसा है इजराइल। अमेरिका तो बाहर है, युद्ध कर रहा है, नुकसान हो रहा है सब, लेकिन टू फ्रंट वॉर में एक तरफ से हिजबुल्लाह रोज जो है 200, 150, 250 रॉकेट दाग देता है, और एक तरफ से ईरान की 1 टन 1.5 टन की वॉरहेड वाली मिसाइलें गिरती हैं। तो इन हालातों में अमेरिका अगर छोड़ के गया तो इजराइल का अस्तित्व तो बचेगा नहीं बचेगा, इस पर भी गंभीर सवाल है। लेकिन जो अमेरिका में बयान दिए जा रहे हैं, ये बयान ट्रंप के रिजिम के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। और हम शुरू से एक बात कह रहे थे कि खामेनेई का रिजिम बदलने के चक्कर में कहीं ट्रंप का मतलब रिजिम न चेंज हो जाए, कहीं अमेरिका में रिजिम चेंज ना हो जाए, इजराइल में रिजिम न चेंज हो जाए, और कई देश रिजिम चेंज के जद में हैं, उस खतरे की जद में हैं। ले आइए जरा भाव को जोड़िए, फिर मैं आपको सुनवा देता हूँ। स्वागत है भाऊ। पहले हेडलाइन देखिए, फिर सुनवाएँगे। 2 अलग-अलग लोगों से जुड़ा हुआ है मामला। हमें माफी मांगनी चाहिए। ट्रंप पल दहाड़े पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन, बताया क्या होगा ईरान से जंग का अंजाम। अब देखिए, जो व्यक्ति है जिसका हम दिखा रहे हैं आपको बयान, ये कोई और नहीं, ये अमेरिका जेम्स बॉन्ड 007 अजीत डोभाल। हम अक्सर यहाँ के लोगों से तुलना करते हैं कि फलाना वहाँ का निशिकांत है, फलाना राजनाथ सिंह है, इसलिए कि ताकि आप लोग दिमाग में एकदम छवि क्लियर हो जाए कि ये व्यक्ति कौन है। तो ये पूर्व मतलब अजीत डोभाल का ही वहाँ का रूप है, जो है अमेरिका का। इन्होंने कहा है, मतलब कितना महत्वपूर्ण पोस्ट है, एनएसए पूर्व एनएसए रहे हैं ये। इन्होंने क्या कहा, जरा खबर के भीतर चलते हैं तब और साफ होगा। लाइए भैया भीतर खबर दिखाइए। जब लक्ष्य ही साफ नहीं तो जीत कैसी? जॉन बोल्टन खुद ईरान में सत्ता परिवर्तन के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। अब ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि दर्शकों को लगता है कि कुछ लोग होते हैं ना, युद्ध के विरोधी हैं, वो एकाएक आए और गरियाने लगे ट्रंप को ना। जॉन बोल्टन खुद ईरान में सत्ता परिवर्तन के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं, लेकिन ट्रंप के तरीके से वो बेहद खफा हैं। बोल्टन ने कहा, अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप दुनिया को क्या समझाएंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन ने बिना किसी तैयारी के जंग छेड़ दी है। बोल्टन के मुताबिक ट्रंप कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ, और उनकी यही अनिश्चितता अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चलिए आगे, आगे चलिए, चेंज करिए। ईरान के मिनाब स्कूल में 165 बच्चियों की मौत पर पूरी दुनिया को अमेरिका को कोस रही है। इस पर बोल्टन ने कहा कि हालांकि अमेरिका ने जानबूझकर मासूमों को निशाना नहीं बनाया होगा, लेकिन अगर यह हमारी गलती है तो हमें माफी मांगनी चाहिए और हर्जाना देना चाहिए। उन्होंने अंदेशा जताया कि शायद वो बिल्डिंग पहले किसी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का हिस्सा रही होगी और अमेरिकी इंटेलिजेंस को यह पता नहीं था कि अब वहां स्कूल चल रहा है। इसे उन्होंने बड़ी लापरवाही बताया। अब आगे चलिए, ये तो पोर्शन था माफी मांगना चाहिए 165 पे, लेकिन ये जो ट्रंप कर रहे हैं उसके समर्थक हैं, रहे हैं, लेकिन ट्रंप पर इनकी नाराजगी, क्योंकि ट्रंप का एग्जीक्यूशन इतना घटिया है। बोल्टन ने चेतावनी दी कि अगर होर्मुज की घेराबंदी लंबी चली और तेल की कीमतें बढ़ी तो इसका सीधा असर अमेरिकी राजनीति पर होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ईरान के पलटवार का सही अंदाजा नहीं लगाया। अगर अमेरिकी जनता के घरों में बिजली के बिल और पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो ट्रंप के प्रति जनता का समर्थन चंद दिनों में हवा हो जाएगा। ट्रंप की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी।
अब ये रहे एक जॉन बोल्टन इतने बड़े ओहदे पे, और वो जो हो रहा है उसके समर्थक। अब दूसरे ये क्रिस्टियाना अमानपोर, जरा इन्होंने सवाल किया, ये एंकर है क्रिस्टियाना अमानपोर, और ये इंटरव्यू कर रही हैं ट्रंप के पूर्व साथी और पूर्व राजदूत इलियट अब्राम्स का। ये भी ट्रंप के साथी हैं, हम डेमोक्रेट नहीं ला रहे हैं, ट्रंप के साथी ये हैं, इनका नाम है इलियट अब्राम्स। चलाइए जरा। So it's 2 weeks into this war. Do you have any clear idea of the exit strategy and the precise goals? Well, I think the goals have been set out. We'll come back to that. But the exit strategy, I think, is really one of two things. Either there is some kind of uprising against the regime, or in probably a week or two, the president will call it off. He will say, we have hit all the targets we planned to hit, and now it's over. And knowing him as you do, because you were in 1.0, you had the Iran file, you had the Venezuela file, what do you think is more likely? Oh, I think it's more likely that he will just call it off. I do think that this regime is doomed because the people of Iran really hate it. But that doesn't tell us whether it's going to fall in a week or 5 years. इन्होंने कहा कि या तो ईरान सरकार के खिलाफ किसी तरह का विद्रोह होगा, या फिर शायद 1 या 2 हफ्ते में, शायद 1 या 2 हफ्ते में प्रेसिडेंट इसे वापस ले लेंगे और कहेंगे कि उन्होंने वह सब कुछ कर लिया है जो उन्हें करना था। भाऊ म्यूट है। इस बात को हम कई दिनों से लगातार कह रहे हैं कि ये सेफ एग्जिट ढूंढ रहा है, और ये ट्रंप का साथी बोल रहा है, साथी बोल रहा है। ये क्या करेंगे, माफी मांगेंगे, जाएंगे? अब तो ये अमेरिका से, अब दोनों हमने सुनाया है, ये अमेरिका मतलब ये उनके ट्रंप के साथी हैं, पूर्व राजदूत हैं, और दूसरे एनएसए थे। ये दुनिया भर में एनएसए कह रहे हैं कि ट्रंप ने कोई आकलन ही नहीं किया सही, सब पूरी तरह से गलत आकलन कर लिया। उन्होंने कहा कि आकलन ही नहीं था उनके पास, अनप्रिपेयर्ड वॉर में चले गए। ये बात तो है कि इजराइल ने खींचा इनको वॉर में, ये कोई गलत बात नहीं है। अब बेचारा नासा कहने से क्या करेगा, ये एफ्स्टीन के वहां जाके आइलैंड पे गुल खिला के आ गए, उसमें नासा क्या करेगा? और उनको नचवा रहा है नेतन्याहू, तो वो क्या करेगा बेचारे? ये तो अपने अय्याशी का भुगतान जो है पूरा देश और दुनिया के कई देश भुगत रहे हैं इनके अय्याशी का भुगतान। इतनी महंगी अय्याशी शायद ही कहीं विश्व में देखी गई होगी, जो युद्ध में तब्दीली हो गई। हाँ, 2 लाख करोड़ रुपए अब तक फूक चुके हैं, इतनी महंगी अय्याशी तो वाकई कोई कहीं नहीं हुई होगी। नहीं, ये तो इनके फूके हैं। इजराइल का कितना खर्चा हुआ, इजराइल का नुकसान कितना हुआ, पूरे विश्व में कितना नुकसान हो रहा है, भारत का भी तो नुकसान है, वो नुकसान कितना हो रहा है? ट्रिलियन में मुझे लग रहा है, ट्रिलियन की अय्याशी है ये, ट्रिलियन की अय्याशी है भैया ये। और भारत का बिल बढ़ता है इंपोर्ट का, तो इसका वो अपने जो एफ्स्टीन के हीरो है हमारे यहाँ पुरी साहब, उनके अकाउंट में जाना पड़ेगा। हम भी कहेंगे कि ऐसा थोड़ी है, हमारे पास भी तो एक है, हम भारत उसमें भी थोड़ी कम पड़ता है अय्याशी में। अब ये बोलते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए ये जो टेलीपैथी कैसी हो सकती है ऐसे आदमी से? मेरी दाऊद इब्राहिम से टेलीपैथी हो तो फिर मैं भी तो उसी टाइप का आदमी हूंगा ना। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं इसमें। भैया अगला लाइए। 14 दिन की जंग में ही अमेरिका को भीख मंगवा दिया, खर्ग आइलैंड तबाह, फिर भी ईरान क्यों दिख रहा इतना कॉन्फिडेंट? ये सवाल बड़ा है, और इस खबर के भीतर क्या है जरा वो भी दिखाते हैं आपको। भैया खबर के भीतर चलिए थोड़ा। जो छूट रूस से तेल खरीद की छूट दे रहा है उस पर मौज ले रहा है। देखिए 2 सिचुएशन देखिएगा, जरा 2 स्थिति, 2 हालात हैं। एक तरफ अमेरिका जहां पर विदेश मंत्री, युद्ध मंत्री, राष्ट्रपति सब अलग अलग बयान दे रहे हैं, जो कि बौखलाहट का परिचायक है। बौखलाहट का इससे सॉलिड संकेत और कुछ नहीं होता है कि जब सब एक ही घर में सब अलग अलग राग अलापने लगे। दूसरी तरफ ईरान में देखिए आप,
ईरान में इतनी तबाही के बाद सड़कों पर जश्न लाखों लोग मनाते हैं। कल सड़क पर मोटरसाइकिल पर बैठ करके ईरान का राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान वो एक मोटरसाइकिल पर बैठ के निकल लिए। कुछ डे था, कुछ डे पर लाखों लोग थे, वो मोटरसाइकिल पर निकल लिए घूमने। सारे मंत्री, विदेश मंत्री, वहां जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनके सर पर इनाम घोषित कर रहे हैं, वो सब सड़क पे कल घूम रहे थे। इन मूर्खों को कौन बताया अमेरिका वालों। देखिए ये क्या लिखा है, अब्बास अरागची ने पोस्ट किया, विदेश मंत्री हैं जो ईरान के, उन्होंने पोस्ट किया। उस पोस्ट में लिखा, अमेरिका महीनों से भारत पर रूसी तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहा था, लेकिन ईरान के साथ 2 सप्ताह की जंग में ही व्हाइट हाउस अब भारत सहित दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। वह भीख मांग रहा है कि दुनिया रूस से तेल खरीदे, और ये हुआ है। ये हुआ, कल बिल्कुल। हमने बताया था, कल अमेरिका ने दुनिया के सभी देशों को 30 दिन तक रूस से तेल खरीदने की छूट दी। अरागची ने यूरोपीय देशों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के इस अवैध जंग को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कि वे ईरान के खिलाफ अमेरिका के इस अवैध जंग को सपोर्ट करके रूस के खिलाफ वाशिंगटन का समर्थन हासिल कर लेंगे, लेकिन यह सब एक बकवास सोच है। चलिए ये हो गया। अभी और एक दिखा दी, फिर फाइनल ही कमेंट इस पे भी लेंगे। वीडियो जहां पर कंटेंट जिस ड्यूरेशन का होता है हम उतना ही उसको चलाते हैं। ये हिजबुल्लाह को देखिए, हिजबुल्लाह जिसने सेकंड फ्रंट खोल रखा है इजराइल के खिलाफ। हिजबुल्लाह का स्टेटमेंट देखिए, जबकि अब ईरान छोड़ दीजिए आप, हिजबुल्लाह तो एक रेजिस्टेंस ग्रुप है लेबनान में, जिसको खामेनेई साहब ने आर्थिक रूप से और शस्त्रों से मजबूत किया। वो हिजबुल्लाह कह रहा है कि लंबी जंग लड़ने को तैयार हैं हम, हार और सरेंडर ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है। ये हिजबुल्लाह अगर बोल रहा है तो इससे ये क्यों खबर दिखाए। इससे आप इसके पहले जो अब्बास अरागची ने मजाक उड़ाया था अमेरिका का, वो ध्यान रखिएगा। उससे पहले एक ईरानी कमांडर ने मजाक उड़ाया था कि आने वाले समय में जो फ्रेंडली फायर और टेक्निकल और डिजास्टर टेक्निकल ये बढ़ने वाले कई हैं, कई कई खबरें सुनने को मिलेगी। कई खबरें सुनने में आएंगी। तो ईरान इस स्थिति में जिस तरह अमेरिका की खिल्ली उड़ा रहा है, उसको इससे जोड़िए कि अभी अभी हिजबुल्लाह, मैं अभी बता दूं, कई बार इसकी चर्चा हुई होगी, शायद नहीं हुई, तो मैं फिर से एक बार लाता हूं इस चर्चा में खबर को। ईरान के पास जो है अयातुल्लाह हसन अली खामेनेई ने एक और ताकत ईरान के साथ जोड़ी थी, वो ट्रिपल एच थी। ट्रिपल एच मतलब लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास और यमन में हूती। अभी भी ये 2 फ्रंट वार है। अभी हिजबुल्लाह रॉकेट दागना शुरू किया है, हूती अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, जबकि हूती पिछले बार एक्टिव हो गए थे जब पिछली बार लड़ाई चली थी, जब G7 छोड़ करके ट्रंप भागे भागे आए थे और 3 बम गिराए थे फोर्डो पर और इस्फहान पर और नतांज पर। उस समय हूती एक्टिव हुआ था। यमन में हूती बैठा है, अभी वो नाम ही नहीं ले रहा है। नहीं तो जो हूती सबसे खतरनाक है समुद्री जहाजों के लिए। समुद्री जहाज हिलते हैं हूती से। हूती को तो बहुत लोग बताते हैं कि समुद्री जहाज जो निकलते हैं, बड़े व्यापारिक जहाज, वो चौथ मतलब वो उसको कुछ उगाही हाँ, करता है, उसको दे करके तब निकलता है। प्रोटेक्शन मनी देते हैं उसको, फिरौती तो देते हैं, फिरौती का ये फिरौती है। तो हूती तो अभी इस युद्ध में आया नहीं है। हमास अभी तक आप देखिए, जब से युद्ध शुरू हुआ है, हमास अटैक करते नहीं। अभी 2 एच शांत हैं। अभी तो सिर्फ ईरान का सिंगल ट्रिपल एच में से सिर्फ हिजबुल्लाह मुझे चालू लगता हुआ है है। आशीष जी, कहीं ईरान की स्ट्रेटेजी भी तो नहीं है कि हाँ, अभी एक ही को एक्टिव करो और 2 को रिजर्व रखो। लंबा वार, हाँ लंबा लंबा वॉर के लिए इसीलिए है कि जब हिजबुल्लाह थकने लगेगी तो हूती को आगे करेंगे। और फिर हमास भी खाली बैठा नहीं है, हमास के पास भी बहुत सारा माल है। अभी हमास तो मुझे हमास लगता है फाइनल असॉल्ट में यदि हमास आ जाए सामने इजराइल के खिलाफ अमेरिका जाने के बाद, नहीं, मुझे एक और रणनीतिक रूप से चीज लग रही है कि जिस तरह से इजराइल अब उलझा है, इजराइल तो अपनी तबाही नहीं संभाल पा रहा है, हिजबुल्लाह और ईरान, हमास इस समय अपनी पावर को रिस्टोर भी कर सकता है, रिस्टोर कर क्योंकि सकता इस है। समय हमास पे ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही कहा
ये हाँ। हमास फाइनल असॉल्ट में आएगा। जब इजराइल के साथ फाइनल अटैक होगा, तब तक अमेरिका जा चुका होगा, तब हमास और ईरान मिलके पास में ग्राउंड अटैक भी होंगे। और ये हो सकता है कि लंबी स्ट्रैटेजी हो, देखिए, क्योंकि इनकी लंबी स्ट्रैटेजी है और मोज़ैक स्ट्रैटेजी है। मोज़ैक स्ट्रैटेजी में भी यदि इनके 31 कमांडर 31 रीजन में अपने विवेक पे काम कर रहे, तो इन्होंने, मुझे लगता है, ये 3 एच को भी अपने विवेक पे छोड़ा होगा। ये मोज़ैक का एक्सटेंडेड रूप है ये। हाँ, हाँ। तो और अपने वो जो हिसाब प्लेन से गिरा है, जो रिफ्यूलिंग का प्लेन गिरा है, वो काम ईरान का नहीं है। ईरान ने तो ग्राउंडेड प्लेन हिट किए हैं। जो हवा में प्लेन जो मारा है, ये हिजबुल्लाह का काम है। नहीं, हिजबुल्लाह का उधर नहीं होगा, वो इराक में भी रेजिस्टेंस जो भी अमेरिका के अच्छा, खिलाफ नहीं, वो तो एक चौथा है। ये तो अपन 3 एच की बात कर रहे हैं। एक हाँ। चौथा ग्रुप है। वो चौथा है। देखिए, अमेरिका तो ईरान के अंदर विद्रोहियों को ढूंढता रह गया, उनसे बातचीत करता रह गया। इन्होंने तो इराक में बातचीत करके, ईरान ने इराक में बातचीत करके उनको काम पे भी लगा दिया, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया होगा, तभी तो जाके इतना प्रिसाइजली हिट किया। इतनी सटीक अगर मिसाइलें रेजिस्टेंस ग्रुप्स के पास हैं, तो ये सोच लीजिए कि इस युद्ध का अभी बहुत सामान्य, फिर भी हम लोग के पास वक्त कम है और 10 जगह से इंफॉर्मेशन जुटाते हैं। अभी भी बहुत सामान्य एनालिसिस है इस युद्ध का एनालिसिस। युद्ध खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि लंबा होना चाहिए अभी, लेकिन खत्म कब होगा देखते हैं। आगे जरा बढ़िए, आगे बढ़िए, इस वीडियो जो है समापन किया जाए। ये देखिए, इस बीच जब चारों तरफ से, जब अमेरिका में, मैं इसको वहां से जोड़ रहा हूं, अभी आपने पूर्व एनएसए को और ट्रंप के साथी को सुना, दोनों को। उस वक्त में अमेरिका फिर बीच बीच में ना शिगुफा, इज्जत बचाने के लिए क्या न करें, उल जलूल कुछ भी। मुस्तफा खामनेई समेत 10 ईरानी नेताओं पर यूएस ने रखा इनाम, जानकारी देने वाले को मिलेंगे $1 करोड़। अब रुकिएगा, यहाँ पे हेडलाइन रोक के रहिए इसे। आप सोचिए, बस 24 घंटे पहले जाइए। कल दिन की सबसे बड़ी खबर क्या थी? हमारी भारत की भी मीडिया बहुत उछल कूद मचाई थी, शीर्षासन की थी। कल थी कि मुस्तफा खामनेई, अलग अलग 3 रिपोर्टें चल रही थी। एक में था मुस्तफा खामनेई कोमा में, एक में था मुस्तफा खामनेई का पैर नहीं है, एक का था मुस्तफा खामनेई का चेहरा नहीं है, जो है बिल्कुल वो हो चुका है। जब मुस्तफा खामनेई न पैर है, न मुस्तफा खामनेई को जीवित, मतलब उसमें है, होश में, कोमम है, तो ये इतना क्यों परेशान हो? इनाम दे रहे हो $1 करोड़। आगे चलिए जरा, आप ट्वीट लाइए। क्यों परेशान हो भैया? जब हम सामने वाला शक्तिहीन हो चुका है, तब क्यों परेशान हो? गॉट इन्फॉर्मेशन, ये रिवार्ड्स फॉर जस्टिस, ये यूएस का है ऑफिशियल, वो दिखा रहे हैं हम आपको, ऑफिशियल जो ट्वीट है। Got information on these Irani terrorist leaders. Send a tip. It could make you eligible for a reward and relocation. अब जरा वो दिखा दीजिए पोस्टर जो जारी किया है इन्होंने, पोस्टर। इस पोस्टर में 4 तो सिल आउट हैं, जो ब्लैक ब्लैक, जिनका चेहरे नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, 4 सिल आउट हैं। इसमें नाम किसका किसका डाला है इन्होंने, वो जरा नाम भी मैं आपको बता दूं। इन जो ये मतलब बौखलाए हुए मूर्खों ने क्या किया है। मुस्तफा खामनेई सबसे ऊपर लेफ्ट से शुरू किया, उसके नीचे मिलिट्री लीडर चीफ एसएलओ, एसएलओ मतलब होता है, एसएलओ जहां जहां लिखा है उसको मानिए सुप्रीम लीडर ऑफिस। उसके बगल में है अली असगर हेजाजी, ये डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ सुप्रीम लीडर ऑफिस। उसके नीचे अली जो है लालजानी, इनको तो रोज आप सुनते हैं, इनसे बहुत परेशान है सर। अली लालजानी सिक्योरिटी चीफ जो है। इस्माइल खातिब ब्रिगेडियर जनरल, इस्कंदर मोमेनी, मेजर जनरल याहिया रहीम सफावी। इतने नाम इनके हैं, बाकी किसी का नाम न है, ना फोटो है। लिख दिया है किसी में IRGC कमांडर, फोटो लगा दिया सिलाउट, एडवाइजर टू सुप्रीम लीडर सिलाउट, फोटो लगा दिया और इनाम जारी कर दिया है। हटा दीजिए अब भाऊ। कल ये ही सिर्फ खबर, अपने ये अपनी इज्जत बचाने के लिए। देखिए, मैंने हमेशा कहा कि छिछोरा नेतृत्व छिछोरापन करेगा, और ये छिछोरापन है।
जब मुस्तफा जब कोमा में है, कल ही चला है सब, अमेरिका से लेके ये स्रोत वो स्रोत फलाने स्रोत, और जब कोमा में है तब इनाम काहे दे रहे हो? एक तरफ जो है अपना खर्चा युद्ध का नहीं संभाला जा रहा है। खैर चलिए, इजाजत दीजिए, इस खबर में इतना ही अपडेट था। अगले खबर हम फिर लेकर के आ रहे हैं जल्द ही। अपडेट जो भी है, वीकेंड है लेकिन खबरों का भी द एंड नहीं, फिर एक अंतराल के बाद आ रहा है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।